A very good morning to everyone. This is आकाश शर्मा एंड वेलकम टू थिंक स्टडीज़ जीके। मैं हूं आकाश शर्मा, आपका जीएस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम से पहले फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आप क्या सेफ स्कोर लेकर चल सकते हैं, कितना स्कोर आपका आना चाहिए जो कम से कम सेफ हो, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं वीडियो पर। तो देखो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 1 पेपर स्टार्ट होने ही वाला है। पेपर में सिर्फ एक हफ्ते से कम बचा है, सिर्फ एक वीक से भी कम टाइम बचा है पेपर में। और सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि भाई पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो देखो, जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर आया था, आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा एनालिसिस और कट ऑफ सारी चीज़ें उस पर हो चुकी हैं। चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था वो मॉडरेट से लेकर भाई टफ कैटेगरी में था। ठीक है, एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आए थे? तो भाई लगभग 45 से 55 के बीच में ये एवरेज मार्क्स पर बच्चे सिमट कर रह गए थे, जो कि काफ़ी कम है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्या आपको लगता है कि पेपर का लेवल आएगा? तो देखना, इसका जो पेपर का लेवल है ये भी कहीं ना कहीं मॉडरेट से टफ ही आने वाला है। ईजी नहीं आएगा पेपर। आपको पता है कि इसमें वैकेंसीज कितनी है बच्चों की? तो 3445 ये वैकेंसीज हैं। और फॉर्म कितने भरे गए हैं? फॉर्म भरे गए हैं लगभग 63 लाख प्लस। यू कैन सी वेरी टफ कंपटीशन, वेरी टफ कंपटीशन। ग्रेजुएट कुछ भी नहीं है इसके सामने। ठीक है, तो पेपर का लेवल टफ ही आने वाला है। अभी सब्जेक्ट वाइज भी आपको बता देता हूँ। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लेस देन वीक में? मॉक टेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब सेक्शन वाइज आपका पेपर होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि सेक्शन वाइज पेपर होगा। आपको एक क्लियर माइंडसेट से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो कि मुझे पहले मैथ्स करना है, जीएस करना है, कि मुझे रीजनिंग करनी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि आपको क्या अटेम्प्ट पहले करना चाहिए। तो अगर आपको वो देखना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसके वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक, तो ज़रूर देख लेना। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो लगभग 2 मॉक टेस्ट हर दिन लगाओ और लगभग 1 घंटा उसके एनालिसिस पे दो। ठीक है, मैं बताऊं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो लगभग 200 क्वेश्चन पर डे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप 2 मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप 3 भी लगा सकते हो एक दिन में। क्यों? क्योंकि एक टाइम बाउंड रहता है आपका। तो लगभग 2 मॉक हर दिन लगाओ। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, और जो नहीं हुए हैं उसमें फ़िल्टर लगा के अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग वाले और उनका एनालिसिस करो। ये बेस्ट तरीका होता है। मैथ्स में क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पर क्या है? आपके फॉर्मूला को देखना। ठीक है, आपके जो पुराने नोट्स होंगे उसमें फॉर्मूला की रिवीजन करो। फॉर्मूलेज देखो, उनकी रिवीजन करो और प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स की। 30 क्वेश्चन का एक सेट लगा लिया, 35 क्वेश्चन का एक सेट लगा लिया। ये रेगुलरली करते रहना है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। रीजनिंग में क्या करें? अच्छा, अगेन वही चीज़ है। रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आपका क्लॉक हो गया, ठीक है, आपका कैलेंडर हो गया। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं डेट निकालने के लिए, ईयर निकालने के लिए, वो देख लेना। पुराने नोट्स की रिवीजन करो। सिलोजिज्म जैसे एक चैप्टर होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप अपने नोट्स में देख सकते हो। तो उस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में देना है, और इसकी भी लगातार प्रैक्टिस करते रहो। ये मॉक टेस्ट से हो जाएगी, और एडिशनल क्वेश्चंस अगर चाहो तो आप कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीएस, जो ग्रेजुएट लेवल में काफ़ी टफ आई थी और यहाँ भी टफ ही आएगी। उसमें सबसे ज़्यादा टफ क्या आएगा भाई? करंट अफेयर। तो जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि पिछले बार के ग्रेजुएट में ट्रेंड देखा था कि लेटेस्ट करंट अफेयर पूछ रहे थे, बिल्कुल 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर पूछ रहे थे। 2024 का करंट अफेयर अगर आपको देखना है, मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पिछले 3-4 महीने का देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस करना 2025 के करंट अफेयर पे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में क्या करना है? तो एक रीडिंग रिवीजन करनी चाहिए आपको। रीडिंग रिवीजन क्या होता है? एक बार पढ़ लेना बस। ठीक है, पढ़ लो एक बार, इतना काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सारा है ना भाई। हिस्ट्री भी करोगे, फिर पॉलिटी भी करोगे, ज्योग्राफी भी करोगे, फिर स्टैटिक जीके आ जाता है उसमें, कंप्यूटर भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक बार रीड कर लो चीज़ों को,
ठीक है। और बाकी आपका करंट अफेयर तो आप कर ही लोगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट से बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जब आप एनालिसिस करोगे उसके बाद आपको वीक एरिया समझ में आएंगे कि हाँ ये वीक एरिया, उनकी रिवीजन बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीक एरियाज़ की रिवीजन मुझे करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इतना करोगे भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पेपर में। अगली चीज़ पे बढ़ते हैं, फाइनल पॉइंट हमारा, जिसके लिए आप सभी वेट कर ही रहे होंगे कि टारगेट मार्क्स मुझे क्या लेके चलने चाहिए, या मैं कहूँ कि मुझे सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। सेफ स्कोर तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। इसमें मैथ्स में क्या होना चाहिए, रीजनिंग में क्या होना चाहिए, और जीएस में क्या होना चाहिए। मैथ्स में 30 नंबर में से अगर आप 25 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो, ये बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। रीजनिंग में अगर आप लगभग 27 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो 30 में, इसको बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। और जीएस जो कि बहुत टफ आ रही है, इस बार भी टफ आने की ही उम्मीद है, लगभग 22 नंबर अगर 30 में से लेकर आते हो तो ये एक अच्छा नंबर माना जाएगा। अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो लगभग 75 से लेकर 77, ये एक अच्छा स्कोर होगा। ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, सेफ स्कोर होगा, क्योंकि आगे चल के फिर नॉर्मलाइजेशन का चांस बनता है डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट। तो लगभग सेफ स्कोर आपको कितना लेके चलना है, 75 से 77, दैट विल बी अ गुड स्कोर। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ, ठीक है। ऑल्सो लाइक एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching the video. Have a great day.